गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जिसमें चैप्टर है भारतीय वनस्पति, वन व संसाधन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। यहाँ हम लोग ऑप्शन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे ताकि सब्जेक्ट पर आपकी समझ बेहतरीन हो सके। याद रखें, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी ऑप्शन या क्वेश्चन पर आपकी समझ है तो आप YouTube पर फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन याद रखें किसी भी प्रश्न को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है जल जमाव का परिणाम है। तो इसमें से बोला गया है ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। एक में है मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है ना। जबकि बी बोला है जब फसलों की जड़ें से मृदा रंध्र संतृप्त हो जाती है। तो ये जल जमाव के कारण बताया गया है इन दोनों को। यहाँ पर इसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किसी क्षेत्र को जल जमाव के अंतर्गत तब मानते हैं जब उस क्षेत्र का जल स्तर उस हद तक बढ़ गया हो जब फसलों की जड़ों के मृदा रंध्र संतृप्त हो जाते हैं। फिर है कि इस स्थिति की प्राप्ति के फलस्वरूप मृदा में हवा का सामान्य चक्र बाधित होता है तथा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। प्रश्न है क्षारीयता एवं लवणीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन चूज करना है जिसमें ए और बी दोनों को सही माना गया है। लगभग 2.4% कृषि क्षेत्र में यह समस्या विद्यमान है। याद रखना है 2.4% के कृषि क्षेत्र में यह समस्या विद्यमान है। ऐसे क्षेत्रों जहां वर्षा अपेक्षित कम होती है परंतु वाष्पीकरण की दर वर्षण दर से अधिक होती है ना। इस कारण से क्षारीयता एवं लवणीयता बढ़ जाता है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। वर्षा सापेक्षता कम और वाष्पीकरण की दर वर्षण दर से अधिक होने के कारण कोशिका क्रिया द्वारा विद्यमान सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणीय और क्षारीय लवणों का ऊपर की तरफ आकर्षण होता है। इस प्रकार उपलब्ध लवणीय एवं क्षारीय मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। भारत के खादर भागों और नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं विद्यमान है। पूछ देगा कैसे क्षेत्रों में है इसी प्रकार की समस्या, तो होगा खादर भागों में और नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में। प्रश्न है मृदा संरक्षण के उपायों में कौन से सत्य हैं। तो इनमें से सभी को बोला गया है। ढालों पर वेदिकाओं का निर्माण, समुच्च रेखा जुताई का प्रयोग, स्थानांतरित पर प्रतिबंध, ये सभी कारण है मृदा क्षरण को रोकने के उपाय। यहाँ पर दिया गया है मृदा क्षरण के उपायों में शामिल है स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध, वैज्ञानिक फसल चक्र पर ध्यान देना, ढालों पर वेदिकाओं का निर्माण, समुच्च रेखी जुताई का प्रयोग पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है। तो यहाँ पर बोला गया है इसमें केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में होती है। फिर है हर वर्ष 2015 में इसे शुरू किया गया है। हर खेत को पानी इस योजना के 3 मुख्य घटकों में से एक है। पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ऑन फार्म जल उपयोग दक्षता में सुधार। इनमें से जो असत्य कथन है वो ए को माना गया है। इसकी चर्चा करते हैं। इसमें केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी जो है 60:40 के अनुपात में नहीं 65:25 के अनुपात में होगी, है ना। जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 के रूप में होगी, यानी 90:10 के रूप में होगी। इसे याद रखना है क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट योजना है। इस कारण से इस 2.5 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति के किसानों सहित लगभग 22 लाख किसानों को लाभ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो हमें यहाँ पर सही उत्तर बताना है। तो इसमें से बोला है तो केवल एक सही है। केवल एक में क्या है, भारत में जलोढ़ मृदा की प्रधानता है। देश के कुल भूभाग में जलोढ़ मृदा 43.3% भूभाग पर फैला है।
दूसरा गलत है। यहाँ गलत क्यों है? क्योंकि जलोढ़ मृदा में पोटास व चूना की प्रचुरता होती है तथा इसमें धान, कपास, बाजरा, ज्वार एवं मोटा अनाज उगाया जाता है। ये कथन गलत है। इसकी चर्चा करते हैं ये गलत क्यों है। देखिए, जलोढ़ मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के 43.3% भूभाग पर पाया जाता है ना। ये ऑप्शन 1 में था, ये सही है। इसमें रेत, गाद व मृत्तिका के अलग अलग अनुपात पाए जाते हैं। यह नदियों से लाए गई अवसादों का निक्षेप होता है और जो नवीन व पुरानी यानी कि खादर व बांगर 2 तरह की जलोढ़ होती है। फिर है जलोढ़ में पोटास व चूना अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो पोटास की व चूने की। यह मिट्टी धान, गेहूँ, तिलहन, दलहन, गन्ना इत्यादि के लिए उपयुक्त है, न कि ज्वार, बाजरा व मोटे अनाजों हेतु, है ना। ऑप्शन में दिया गया था ये सभी कारण, इस कारण से कथन 2 गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला है, वे साधारणतः लाल रंग की होती है, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, इन मिट्टियों में काजू की अच्छी फसल होती है। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से सही उत्तर 1 और 3 को बताया गया है। 1 और 3 में क्या है? 1 में है, ये साधारणतः लाल रंग की होती है और इस मिट्टी में काजू की अच्छी फसल होती है। ये दोनों सही है। नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, ये गलत है। इसकी चर्चा करते हैं ये गलत क्यों है। एक्सप्लेनेशन में है, लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लोह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है ना। इसमें किस चीज़ की मात्रा होती है? तो लोहे तथा एल्युमिनियम, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। याद रखें, पूछ देगा कि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थ अधिक होती है, जो कि गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसमें इस चीज़ की कमी होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास कहाँ है? तो केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में पाया जाता है। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ हैं, किंतु उर्वरकों के रूप में प्रयोग से इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, कहवा और काजू की कृषि की जाती है। यानी उर्वरकों के प्रयोग से इन कमियों को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर जो कूट है वो 3 को सी को सही माना गया है। तो पहला नंबर में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना। दूसरे नंबर पर आएगा माधव नेशनल पार्क, तीसरे नंबर पर है इंद्रवती नेशनल पार्क और चौथे नंबर पर है नागरहोल नेशनल पार्क, है ना। अब पूछ देगा इन राज्य कौन से राज्य में ये सभी स्थित हैं। तो इंद्रवती नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से राज्यों का नाम हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बताया गया है नैयर, है ना। राज्य जो छत्तीसगढ़ है ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी बात मोकाम्बिका कर्नाटक में है, ये सही है। डालमा झारखंड में है, ये भी सही है। कोटीगांव गोवा में है, ये भी सही है। ये सभी क्या हैं? ये वन्यजीव अभयारण्य है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, नैयर जो गलत है वो कहाँ है? तो ये केरल में है ना। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 30 किलोमीटर दूर पश्चिमी घाट में स्थित है। तो इसे याद रखना है, पूर्वी घाट में है कि पश्चिमी घाट में स्थित है, तो होगा पश्चिमी घाट में। इस अभयारण्य की स्थापना 1958 में किया गया था। यह 123 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह अभयारण्य नैयर, मुलियर और कल्लर नदियों के प्रवाह क्षेत्र में आता है। इन नदियों का नाम भी याद रखें, नैयर है, मुलियर है, कल्लर है ना। इस प्रकार से नदियों का नाम याद रखें। वॉच टावर, क्रोकोडाइल फार्म, लायन सफारी पार्क तथा डियर पार्क यहाँ के मुख्य आकर्षक है। नीलगिरी लंगूर यहाँ पाए जाते हैं। एक विशेष रूप से जानवर है नीलगिरी लंगूर, वो यहीं पाए जाते हैं। प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है राष्ट्रीय उद्यान, सूची 2 में है राज्य। तो यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन इंताकी जो है वो है नागालैंड में। इंताकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। बेतला जो है झारखंड में है, बेतला झारखंड में है। सिरोही मणिपुर में है और
गुंदई तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान का राज्यों से संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बताया गया है वेम्बनाड, है ना, कर्नाटक से इसका संबंध नहीं है। बाकी बात सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ये सही है। भितरनिका उड़ीसा, ये सही है। पिचवरम तमिलनाडु, ये भी सही है। तो वेम्बनाड झील जो है वो केरल के कोट्टायर ज़िले में स्थित है। कहाँ है? केरल में है। ये क्या है? एक झील है ना। नेक्स्ट है कि चिल्का अभयारण्य, सिमलीपाल अभयारण्य, भितरनिका अभयारण्य उड़ीसा राज्य में है। इन अभयारण्यों को नाम रखें, याद रखें। चिल्का है, सिमलीपाल है और भितरनिका है। जबकि पिचवरम तमिलनाडु में है। पिचवरम अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। पेरियार अभयारण्य व पराम्बिकुलम अभयारण्य केरल राज्य में है। इसे भी याद रखें, पेरियार व पराम्बिकुलम अभयारण्य। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। किसे मान्यता? तो 1, 2 और 4 जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त किया है। एक में है नीलगिरी जैव मंडल, दूसरा है नंदा देवी जैव मंडल और चौथा है सिमलीपाल जैव मंडल, है ना। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में है, यूनेस्को ने भारत के निम्न अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। पहला है नंदा देवी जो है उत्तराखंड में, दूसरा है नीलगिरी, यह है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के राज्यों में फैला हुआ, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सिमलीपाल उड़ीसा, नोक्रेक मेघालय और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर घोषित किए गए हैं? तो यहाँ पर है उत्तर 1, 2 और 3। एक में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में घोषित पार्क है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है। इसे यूनेस्को ने 1985 ईस्वी में अधोसूचित किया। यह 28.73 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल को यूनेस्को ने 1984 ईस्वी में अधिसूचित किया। यह 1333.10 किलोमीटर में विस्तृत है। फिर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। यहाँ यूनेस्को ने 1985 ईस्वी में अधोसूचित किया। यह 430 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो हमें यहाँ पे एक तो यहाँ पे राज्यों का नाम भी याद रखना है, साथ ही साथ किस वर्ष यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है इसे भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने को बोल देता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित व्याघ्र आरक्षित क्षेत्रों यानी कि टाइगर रिजर्व को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी बताया गया है, जो अपने आप में सही क्रमबद्ध है। दुधवा है, उत्तर से लेके दक्षिण में क्रमबद्ध करना है तो दुधवा फर्स्ट होगा, इसके बाद पन्ना होगा, उसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व होगा और लास्ट में इंद्रावती टाइगर रिजर्व होगा। देखते हैं ये किस राज्य में है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में, पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, पेंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में और इंद्रावती टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। एक को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर अभयारण्य है सूची 1 में और दूसरे सूची में राज्य का नाम दिया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। शरावती घाटी जो है वो है कर्नाटक में। सतकोनिया महाखड गार्ज ये स्थित है ओडिशा में। फिर है पिरोटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, ये है गुजरात में। और भगवान महावीर अभयारण्य ये है गोवा में। 1937 में सीसी काल्डर द्वारा विभाजित किए गए वनस्पति प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है छोटा नागपुर प्रदेश, है ना। 1937 में सीसी काल्डर ने वनस्पति प्रदेशों को विभाजित किया था। बाकी बात उत्तर पश्चिम हिमालय के प्रदेश इसे शामिल किया गया, दक्कन प्रदेश इसे शामिल किया गया और अंडमान निकोबार इसे शामिल किया गया, लेकिन छोटा नागपुर के प्रदेश को इसमें शामिल नहीं किया। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1937 में सीसी काल्डर ने भारत को 8 वनस्पति प्रदेशों में विभाजित किया, जो है पूर्वी हिमालय के प्रदेश, उत्तर पश्चिम हिमालय के प्रदेश, असम प्रदेश, गंगा के मैदान प्रदेश,
सिंधु के मैदान प्रदेश, दक्कन प्रदेश, मालाबार प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप। इस सिद्धांत की आलोचनाओं में यह भी कहा जाता है कि फ्लोन उत्तर पूर्वी भारत में भारतीय मानसून के जल्दी आगमन के कारणों को बताने में असमर्थ रहे। गलत युग्म जोड़े का चयन करें। तो यहाँ पर बताया गया है दक्कन प्रदेश जो है इसका संबंध नीम तथा महुआ से नहीं है ना। एक तो वनस्पति प्रदेश है और दूसरा मुख्य वृक्ष। असम में जो है बांस तथा ताड़ अधिक पाए जाते हैं। सिंध के मैदानी प्रदेश में बबूल तथा खेजरा पाए जाते हैं। गंगा के मैदान प्रदेश में शीशम तथा जामुन अधिक रूप में मिलता है। लेकिन जो दक्कन के बारे में बोला गया है वो गलत है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग दक्कन प्रदेश है। इस प्रदेश में सागौन, तेंदू, सखुआ, सालताड़ तथा कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। नीम, महुआ, शीशम, जामुन, बबूल, बैर, पीपल इत्यादि गंगा के मैदानी प्रदेश की वनस्पतियाँ हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति 2021 में मैंग्रोव वनों में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बड़ा वन क्षेत्र है। तो प्रयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे बोला गया है कि ए सही है, यानी कि भारत वन स्थिति 2021 में मैंग्रोव वनों में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। दूसरा गलत क्यों है, इसकी चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन है, ये गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन है ना, किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः अरुणाचल प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का आता है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है ना। क्वेश्चन पे वृद्धि हुई है कि घटा है, इसे भी दे सकता है, तो याद रखें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के आधार पर शीर्ष वन आवरण वाले राज्य का सही अवरोही क्रम। तो यहाँ पर दिया गया पहले स्थान पर मिजोरम है, फिर है अरुणाचल प्रदेश है, फिर है मेघालय है, फिर मणिपुर है। एक्सप्लेनेशन में है, वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम व नागालैंड में हुई है। यहाँ पे कमी जो हुई है पूर्वोत्तर के वर्षों की तुलना में, वो पहले स्थान पर जो है अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मणिपुर है, तीसरे स्थान पर मेघालय है, चौथे स्थान पर मिजोरम है और 5वें स्थान पर नागालैंड है। इसे भी ध्यान रखना है। प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे हमें असत्य कथन बताना है, जिसमें ऑप्शन 2 को असत्य माना गया है। यहाँ औसत वर्षा 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होती है, जो कि गलत है ना। इन वृक्षों के पत्ते प्रतिवर्ष नियमित रूप से नहीं झड़ते हैं, ये ऑप्शन सही है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में प्रतिवर्ष नियमित रूप से वृक्ष के पत्ते नहीं झड़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ औसत तापमान कितना होता है। तो यहाँ औसत तापमान जो है 20 डिग्री से 27 डिग्री के बीच होता है। ये वन उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के कुछ भागों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढालों है ना, ओडिशा के आदि के क्षेत्रों में विस्तृत है। प्रश्न है, साल तथा सागौन वनों की जातियों का संबंध किस प्रकार के वन से है? तो इसका उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है ना। ये वन देश के उन सभी भागों की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा, यानी वैसे क्षेत्र जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है, वहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और वहाँ पर साल तथा सागौन के वनों की अधिकता होती है या वृक्षों की अधिकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी है ना। रोजवुड का प्रमुख क्षेत्र कहाँ है ना, ये वृक्ष है और इधर प्रमुख क्षेत्र है। तो रोजवुड का प्रमुख क्षेत्र है पश्चिमी घाट के ढलान। देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये होगा उत्तर पश्चिमी हिमालय। फिर है पलाश के वृक्ष अत्यधिक रूप में कहाँ पाए जाते हैं? पलाश के वृक्ष अत्यधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तर होगा छोटा नागपुर के पठार। महुआ के वृक्ष कहाँ अत्यधिक पाए जाते हैं? तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश।
रोजवुड है पश्चिमी घाट के ढलान पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व अन्य भागों में पाया जाता है। देवदार है यह उत्तर पश्चिमी हिमालय में जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में पाया जाता है। पलाश के बारे में बताया गया है, यह मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार, छत्तीसगढ़, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में पाया जाता है। महुआ है यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से था इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यह वैज्ञानिक भूमि उपयोग का उदाहरण है ना। ये कथन जो है वो असत्य है। बाकी बात ये तीनों सही है कि सूखा, बाढ़ एवं मिट्टी की उर्वरता में कमी की ओर ले जाती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, ये भी सही है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम व अन्य भागों में विस्तारित है इस प्रकार की कृषि, ये भी सही है ना। अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि एक गलत क्यों है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है यह एक अवैज्ञानिक तरीका है, ना कि वैज्ञानिक तरीका। फिर है कि स्थानांतरित कृषि खेती का एक रूप है जहाँ किसान 2 या 3 मौसम के लिए अस्थायी रूप से ज़मीन पर खेती करते हैं। स्थानांतरित कृषि के विभिन्न प्रकार हैं, स्लेड एंड बर्न, ओरिनोको फ्लड प्लेन, हमोंग सिस्टम, है ना। इस प्रकार के स्थानांतरित कृषि के ये उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति से संबंध में सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं। ये जो है संबंध में सही नहीं है ना। ये ऑप्शन जो है वो गलत है। बाकी बात है साल, आर्द्र पतझड़ी वनों में पाया जाता है, ये सही है। केशुरिना अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है, ये भी सही है। देवदार शंकुधारी जाति का एक पेड़ है, ये भी सही है। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि डी गलत क्यों है। तो सह्याद्री प्रदेशों में स्थित उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों को शोला वन के नाम से जाना जाता है। विषुवतीय वनों की तरह ही इन वनों की लकड़ियाँ कठोर होती है एवं यहाँ वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है। पेड़ की जो ऊंचाई है वो 60 मीटर से भी अधिक मिलती है ना। तो इस प्रकार से जो हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में पाए जाते हैं वो गलत है, ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय। प्रश्न है कि सामाजिक वानिकी यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? तो परंपरागत वनों पर दबाव अधिक करना, है ना। वर्ष 1952 तथा 1988 की राष्ट्रीय वन नीतियों में सामाजिक वानिकी के महत्व पर बल दिया गया। सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य परंपरागत वनों पर दबाव कम करना है ना। ऑप्शन में दिया गया है कि दबाव अधिक करना है, जो कि गलत है। इसका उद्देश्य ईंधन के लिए लकड़ी, चारा, घास तथा इमारती लकड़ियों पर का प्रबंध वृक्षारोपण द्वारा किया जाता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन बताना है, तो इनमें से कोई नहीं है, यानी कि दोनों सत्य है। तो अब देखते हैं कथन क्या है जो सत्य है अपने आप में। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया। सबसे पुराना नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे याद रखें, है ना। ये अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है। एक्सप्लेनेशन में है, भारत में विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कई राज्यों में राष्ट्रीय नेशनल पार्क बनाए गए हैं। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो 1936 में उत्तराखंड में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न युग्म जोड़ों में से कौन से असत्य हैं? तो यहाँ पर बताया गया है गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में है, इसे सही है। दाचीगम जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। देहिंग पटकाई राजस्थान में, ये गलत है। बाकी बात रायमोना असम में, ये सही है। ऑप्शन में जो दिया गया था देहिंग पटकाई राजस्थान में, तो राजस्थान में ना होकर के वो असम में होगा, है ना। प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर सत्य कथन हमें बताना है, तो बोला गया है कि 1 और 2 दोनों सत्य है। भारत के तटीय दलदली क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष प्रधान वृक्ष है
कहाँ ये वृक्ष पाया जाता है? तो याद रखें तटीय दलदली क्षेत्रों में। इन वृक्षों के फूलों से कपड़ों की रंगाई का काम लिया जाता है ना? तो ये दोनों ऑप्शन सही है। भारत के तटीय दलदली क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष प्रधान वृक्ष है, जिसको कांडला भी कहते हैं। याद रखें ऐसे वृक्ष को कांडला भी कहते हैं। सुंदरी वृक्ष के फूलों से कपड़े की रंगाई का काम लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है भारत के प्रवाल भित्तियों के प्रमुख क्षेत्रों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो बोला गया है कि इनमें से सभी, है ना। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत में प्रवाल भित्तियों के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे बोला गया था शामिल नहीं है। प्रश्न में यहाँ पे कौन सा क्षेत्र शामिल है, ये नहीं यहाँ पे हटा दिया जाए तब उत्तर डी सही होगा, है ना। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, या फिर यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं। अगर नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तब ये उत्तर डी सही होगा। अन्यथा प्रश्न में से नहीं को हटाने पर उत्तर डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पर भारत में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती है, तो खंभात की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। प्रवाल भित्तियों के बारे में जान लें कि ये अकशेरुकी है, जो कई जल परिसर आवास के लिए आश्रय प्रदान करती है ना। चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा एक साथ रखे गए प्रवाल जीवों के समूह से बनती है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में पाई जाती है। प्रवाल भित्तियों के आवास के लिए उन्हें गर्म, उथले, साफ, धूप और मूव करते हुए पानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न है रामसर समझौते 1971 के तहत भारत में आर्द्रभूमि प्रबंधन की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो उत्तर होगा 1987। 1771 में जलग्रस्त भूमि के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में एक बहुउद्देशीय समझौता हुआ, जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। भारत इस समझौते में 1982 में शामिल हुआ एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे संरक्षण हेतु 96 ईस्वी से राष्ट्रीय आर्द्र या दलदली भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कब से चलाया जा रहा है ये कार्यक्रम? 1987 ईस्वी से। भारत इस समझौते में कब शामिल हुआ? तो 1982 ईस्वी से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 24 राज्यों के कुल 103 आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए चुना गया है तथा 26 जलग्रस्त भूमियों के प्रबंधन के लिए योजनाएं अनुमोदित की गई है। तो इस प्रकार से याद रखना है, इनमें कितने राज्य हैं शामिल? तो 24 राज्य में कुल 130 आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए चुना गया है तथा 26 जलग्रस्त भूमियों के प्रबंधन के लिए योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के ऊपर में है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार भारतीय भूभाग में किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन में 2, 4, 5 और 6 को सही माना गया। 2 में है श्रीलंका पठार क्षेत्र, 4 में है सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट में, 5वां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और 6ठा है लक्षद्वीप समूह में। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, है ना। एक्सप्लेनेशन में दिया गया था 2, 4, 5 और 6। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में सदाबहार वन मिलते हैं। इन वनों का मुख्य विस्तार सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट, शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप समूह है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को सोलास वन के नाम से जाना जाता है। पूछ देगा उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखें सोलास वन के नाम से। इन वनों में लकड़ियाँ कठोर व 60 मीटर ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख वृक्ष है महोगनी। यहाँ के प्रमुख वृक्ष क्या हैं? महोगनी, अबानुस, जारुल, बांस, बेंत, सिनकोना और रबड़, इसके जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। फिर है कि अंडमान व निकोबार का 95% भाग इन्हीं वनों से ढका है। एक ये अति महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे आ रहा है। इन्हीं वनों का अर्थ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका है। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर दिया गया है उसका कूट ए सही है
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का संबंध बताया गया है तराई क्षेत्र से। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का संबंध बताया गया है मध्य गंगा के मैदान प्रदेश से। अल्पाई वन का संबंध बताया गया है अरुणाचल प्रदेश से। फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार बताया गया है सह्याद्री प्रदेश से। तो इस प्रकार से वनों का प्रकार और प्रदेश से साथ सुमेलित किया गया है। एक्सप्लेनेशन में है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसे याद रखें, है ना, कितने सेंटीमीटर के वर्षा वाले वन में, तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। इनमें पाए जाने वाले मुख्य क्षेत्र पश्चिमी घाट का मुख्य ढाल, पूर्वी घाट के पूर्वी ढाल तथा प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग, भावर व तराई क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। मुख्यतः जो है ये गंगा के मैदानी भागों से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत हैं, है ना। ये बताया गया है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के बारे में। नेक्स्ट आ रहा है अल्पाई वन के बारे में। ये हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में लगभग 3000 से लगभग 4900 मीटर पर पाए जाते हैं, है ना। अल्पाई वन के बारे में ये है। इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में भी है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री, उत्तर पूर्वी भारत व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। पूछ देगा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र या 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, तो याद रखें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो होंगे वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के विशेषता लिए हुए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा ए का संबंध जो है वो मध्यवर्ती भारत क्षेत्र से है। बी का संबंध है देवदार का, वो है हिमालय के उच्च क्षेत्र से। सिनकोना जो है उसका संबंध होगा हिमालय के तराई क्षेत्र से। और सुंदरी जो है वो सुंदरवन से है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है सागौन, जिसे कि टीक कहते हैं, इसका अधिकांश विस्तार मध्यवर्ती भारत अर्थात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि राज्यों में पाया जाता है। सुंदरी पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाने वाले ज्वारी वृक्ष हैं। सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि देवदार जो है वो ये वृक्ष पश्चिमी हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये था ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण MCQ। चूँकि ये वीडियो लंबा हो रहा है तो रिमेनिंग जो MCQज है इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।